वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। सो हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये टॉपिक चालू किया था बेटा प्रीवियस क्लासेस में। उसमें हमने कौन से प्रोसेस कंप्लीटली पढ़ चुके हैं? वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो हमने डीप में स्टडी कर लिया बेटा। उसमें दो तरीके की ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ह्यूमन बींग्स में एक्चुअली प्रोसेस कैसी हो रही है न्यूट्रिशन की, प्लांट्स में किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, वो सारी हमने प्रोसेस कल देखी थी। उसमें फिर हमने देखा था ह्यूमन बींग में एक्चुअली किस तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है 5 स्टेप्स के थ्रू, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन एक्सक्रीशन, ठीक है। सो वहां पे हमने देखा था कि जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है बेटा, जब फूड कंप्लीटली सिंपलर फॉर्म्स में यानी व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, द प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स एंड द फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये पूरा डाइजेशन में हो रहा था इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में क्या हो रहा था? एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस फूड मटेरियल टेक्स प्लेस। ये जो सिंपलर फूड मटेरियल फॉर्म हुए थे अब उनका क्या होगा? अब उनका एब्जॉर्प्शन हुआ और वो एब्जॉर्ब होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में विला ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती थी ना, वहां से वो क्या हुए? एब्जॉर्ब हुए और एब्जॉर्ब होके वो कहां पे आ गए बेटा? ब्लड में आ गए। एंड दिस ब्लड यू नो दिस ब्लड इज सर्कुलेटेड इन होल बॉडी। हम आगे पढ़ने वाले हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हमको देखना है द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। हर सेल तक ब्लड जा रहा है तो ब्लड में जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो भी अब क्या होंगे बेटा? वो भी हर सेल ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचेंगे। ईच एंड एवरी सेल तक वो पहुंचेंगे और जब वो हर सेल के पास पहुंचेगा सो दैट फूड विल बिकम द पार्ट ऑफ सेल सॉरी दैट फूड विल बिकम द पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल मतलब क्या? वो उसका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकता है, वो अपने सेल को रिपेयर करने के लिए या कुछ जरूरी चीजें बनाने के लिए वो यूज कर सकता है। यानी किसी न किसी तरीके से वो फूड उस सेल का हिस्सा बन जा रहा है। उसी को हमने कहा था एसिमिलेशन, ठीक है। अभी हमको देखना है कि ये जो फूड था जो डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल फॉर्म में टूट गया, अब हम एक्चुअली में मेन सबसे बड़ा रीजन क्या है खाना खाने का? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। द मेन रीजन इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम फूड लेते हैं। तो हमको देखना है बेटा एक्चुअली में ये फूड में से एनर्जी कैसे निकलती है। फूड में से एनर्जी कैसे निकलती है? वी से दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है फूड। सो हाउ दिस एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द फूड दैट वी हैव टू सी इन आवर टुडेज क्लास। So that is the process of respiration is involved in that thing, okay? जो energy production वाला process है उसमें respiration का process आ जाता है, respiration life process आ जाती है। So अभी सबसे पहले हम देखते हैं definition of respiration. So respiration, the process of releasing energy from food is called respiration. अभी तक हमने जो respiration सुना था वो हमने देखा था बेटा कि respiration मतलब हमको जहाँ तक हमारा नॉलेज था उतना हमको पता था कि respiration मतलब ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी को हम कह रहे थे रेस्पिरेशन। बट दैट इज नॉट कंप्लीट रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन का एक हिस्सा हो सकता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट नॉट कंप्लीट रेस्पिरेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का बेसिक मीनिंग है फूड जो हमने खाया, जो डाइजेस्ट होके ब्लड में आया, हर सेल तक पहुंचा, वो फूड में से एनर्जी निकालना, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम दैट फूड,
ज्यादा एनर्जी कौन सा रेस्पिरेशन में मिलेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी मिलेगी, इसका मतलब ऑक्सीजन भी ज्यादा लगेगा बॉडी को। ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा तो ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसीलिए एक्सरसाइज वाले कंडीशन में हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, ताकि जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है वो पूरी हो सके। बट क्या होगा, एक्सरसाइज वाले कंडीशन में जो मसल की सेल है उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, एक तरीके से वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक मतलब कमी हो गई ऑक्सीजन की मसल सेल में। तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, मसल की सेल में ऑक्सीजन की कमी या कह सकते हो कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो वैसे कंडीशन में वो ये वाला पाथवे अपनाता है और पाइरुवेट को कन्वर्ट करता है बेटा लैक्टिक एसिड में। अब क्या होगा, मसल सेल में ये एक्सरसाइज करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन की कमी हुई और लैक्टिक एसिड बनता चला गया। अभी लैक्टिक एसिड बनेगा और जमा होते जाएगा मसल्स में, मसल्स में एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा मसल्स में, और यही लैक्टिक एसिड की वजह से फिर होते हैं बेटा मसल क्रैम्प्स, यानी पेन होता है हमको। एक्सरसाइज अगर हमने बहुत एक्सरसाइज एक आध दिन कर ली तो हमारी मसल्स दुखने लगती है बेटा, हमको क्रैम्प्स आने लगते हैं मसल में। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड की वजह से है, क्योंकि तब ऑक्सीजन की कमी मसल के सेल में हो जाती है और ऐसे कंडीशन में वो पाइरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और लैक्टिक एसिड मसल में जमा होता है, तो उसके वजह से वहाँ पे मसल क्रैम्प्स हमको देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये तीन चीजें हैं, यानी पाइरुविक एसिड का आगे में ये तीन तरीके से उसका कन्वर्जन हो सकता है एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे मिलेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन में। कहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया। मसल में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड का लैक ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट में क्या होता है? फर्मेंटेशन, यानी आप कह सकते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बनता है वहाँ पे एनर्जी के साथ में? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप ये एक वाला रिएक्शन, ये फ्लो चार्ट वाला जो रिएक्शन है वो अच्छे से याद कर लोगे तो आपकी पूरी प्रोसेसेस यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, सो हमने बेसिक देखा रेस्पिरेशन के दो टाइप्स, एरोबिक एनारोबिक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला क्या बनता है? पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद में एनारोबिक, विदाउट ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ईस्ट में होता है, क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और एक तीसरा क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और ये सब कहाँ पे हो रहा है वो भी ध्यान में रखना जरूरी है, ईस्ट में, मसल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, और किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी बनेगी? एरोबिक वाले रेस्पिरेशन। फिर हमने देखा फर्स्ट से, अब ये तीनों आगे कोई भी पाथवे हो, ये वाला हो, एनारोबिक हो, एरोबिक हो या लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप सब में सेम है, ग्लूकोज का कन्वर्जन पाइरुवेट में। इसी को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, को ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। अब इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी हमको तभी के तभी एनर्जी की जरूरत होती है। क्या? हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद तो हम आराम से सो जाते हैं बेटा, आराम से सो जाते हैं, यानी तब ये जो रिएक्शन हो रही है तब तो हम सो रहे हैं और तब हमको एनर्जी की जरूरत उतनी नहीं है, तब हमको उतनी एनर्जी की जरूरत है क्या? नो, एनर्जी की जरूरत हमको बाद में कभी भी पड़ सकती है जब हमको कोई भी काम करना है। एज इफ नाउ आई एम टीचिंग, तो मेरे को एनर्जी लग रही है, इसका मतलब क्या? ये जो एनर्जी बनी इसको स्टोर करके रखना जरूरी है। इसको स्टोर करके रखेंगे ताकि जब जरूरत पड़े तब हम यूज कर सके वो एनर्जी को, है ना? जब एनर्जी तैयार हुई तभी एनर्जी यूज में आएंगे क्या? नो। तो क्या होता है, दिस एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, ये इससे क्या बन जाता है? ये यूज की जाती है एटीपी बनाने के लिए। एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, यानी एनर्जी से क्या बनाया जाता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को फिर हम फ्यूल के जैसे यूज करते हैं, मतलब एटीपी को तोड़ेंगे तो ये जो एनर्जी बनी, एनर्जी को हमने स्टोर करके रख दिया एटीपी के फॉर्म में। अब हमको एनर्जी चाहिए तो हम एटीपी को तोड़ देंगे तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी ना बेटा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम इसे, जब हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब हम इस एटीपी को फ्यूल के जैसे यूज करेंगे। एटीपी के बारे में हम आगे
यानी खाली जगह, दो साइड के बीच में बहुत सारी खाली जगह भी होती है, तो वो खाली जगह पे क्या होगा, जो गैसेस है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी ओपन स्पेसेस में, और वो वहाँ से फिर सेल के अंदर में जा सकती है, सेल के आजू बाजू में, है ना, ऐसे समझ लो ये सेल्स है बहुत सारे। अब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, तो यहाँ पे पूरी गैसेस प्रेजेंट है तो इजीली सेल के अंदर आ जा सकती है, ठीक है। लेकिन इंटरसेलुलर स्पेसेस था वो प्लांट के अंदर में कहाँ से पहुंचेगी, बताओ कहाँ से पहुंचेगी, गैसेस कहाँ से पहुंचेगी, स्टोमाटल ओपनिंग या स्टोमाटा के थ्रू, प्लांट में स्टोमाटा होता है, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ठीक है। ये सारा स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, और स्टोमाटा के जो दो गार्ड सेल होते हैं, वो ही इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। कल देखा था हमने, ये अपना शेप बदलते हैं, जब इसमें वाटर फ्लो होगा, जब इसके अंदर में वाटर फ्लो होगा गार्ड सेल के अंदर में, ये दोनों गार्ड सेल है, दोनों गार्ड सेल है, इनके अंदर में जब वाटर फ्लो होगा तो ये स्वेल हो जाएंगे, तो ये पोर ओपन हो जाएगा, ये पोर ओपन हो जाता है, ठीक है, पोर ओपन। और जब ये श्रिंक हो जाएंगे, ये दोनों सेल अगर श्रिंक हो गए तो दोनों सेल श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक जब ये हो गया तो ये पोर क्लोज हो जाएगा, तो इस तरीके से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी यहीं से आएगी। कौन सा प्रोसेस से आएगी, डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये सब हमने 9th में देखा बेटा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, सारी चीज हमने पढ़ी है ना वहाँ पे, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, थोड़ा सा रिवाइज करना। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां से अंदर, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां से वो कम की ओर जाएगी, ठीक है, ज्यादा से कम की ओर जाती है, वही होता है डिफ्यूजन, दैट इज डिफ्यूजन, वही प्रोसेस है हमारी डिफ्यूजन। तो उसके थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो रहा है। अब कब होगा, कब ऑक्सीजन अंदर आएगी, कब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, वो हमको देखना है। सो देखो, इन द टाइम ऑफ नाइट टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्या प्लांट में, रात के समय पे फोटोसिंथेसिस होता है कि प्लांट में, बताओ मुझे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है और ग्लूकोज वहां तैयार हो रहा है, और साथ में ऑक्सीजन भी बनता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो अभी बताओ, रात में फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्या, रात में फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्या, नहीं। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है क्या, रात को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत किस चीज के लिए, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत उसको फोटोसिंथेसिस के लिए ही है। अब रात को फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो रात के टाइम पे क्या होगा, CO2 का एलिमिनेशन, यानी स्टोमाटा अंदर से, प्लांट के अंदर से CO2 बाहर सराउंडिंग में आ जाएगा थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। यानी रात के टाइम पे CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, एलिमिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने बाहर के समय, रात के समय पे बाहर रिलीज कर दिया क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। दिन के टाइम पे क्या होगा, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो प्लांट ने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में प्रेजेंट है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड। और जब फोटोसिंथेसिस
लार्जर। सो इस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में और अलग एक्वाटिक एनिमल्स में वगैरह होता है। उसके बाद में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं जैसे अमीबा वगैरह, तो वो सिंपली क्या करते हैं, वो अपने सेल सरफेस जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू डिफ्यूजन करके गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एनर्जी प्रोडक्शन तो होगा ही, और एनर्जी प्रोडक्शन होगा तो ऑक्सीजन उनको लगेगा। सो इस तरीके से वो सिंपली एक सेल के थ्रू डिफ्यूजन करता है। अभी हम नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं ह्यूमन बीइंग में एक्चुअली में ये ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है और किस तरीके से एक्सचेंज वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। है वो इजी चीज है। अपनी अटेंडेंस आप बार बार लगाते रहो बेटा, वीडियो में लेक्चर में क्या करेंगे, बार बार अटेंडेंस लगाते रहेंगे। और किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी आप पूछ सकते हो। क्या अभी हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से हो रही है ये प्रोसेस। So now we will see how the process of respiration takes place in human beings. Human beings में respiration का process किस तरीके से होता है वो हमको देखना है। इतना हम सब लोगों को पता है कि human being में जो respiration है, respiration में भी मतलब जो respiration aerobic respiration में जो ऑक्सीजन लग रहा है वो ऑक्सीजन बॉडी को कहाँ से मिलता है, उसके लिए बॉडी के पास, ह्यूमन बॉडी के पास में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ पे ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट या रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना। ह्यूमन बींग्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतना हमको पता है। ये भी हमको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं। नोज से वो चालू होता है, नोस्ट्रिल्स होती है, नोस्ट्रिल्स के बाद में वो हम क्या कहेंगे, विंड पाइप होता है, विंड पाइप जिसको ट्रकिया भी कहते हैं। उसके बाद में लंग्स होती है, दो लंग्स, ठीक है। और वो पूरा स्ट्रक्चर अभी हमको यहाँ पे देखना है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के मदद से ही पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये हमारा ये नेजल पैसेज हो गया जो नोज से आ रहा है। फिर ये जो है माउथ कैविटी
दिख रहा है डायफ्राम ऐसा फ्लैट होता है, फ्लैट एकदम चपटा हुआ डायफ्राम होता है। अब देखो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, जैसे कि अभी है ये फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट होता है तो रिब्स लिफ्ट होंगी, यानी रिब ऊपर लिफ्ट होंगी, रिब्स ऊपर लिफ्ट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है, ये चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, है ना। डायफ्राम फ्लैट है, डायफ्राम अभी फ्लैट है, पूरा फ्लैट है, तो रिब्स जो है रिब्स ऊपर उठती है, और जब रिब्स ऊपर उठती है तो जो चेस्ट की कैविटी है जहाँ पे हमारी लंग्स है, लंग्स चेस्ट वाले कैविटी में प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। जब चेस्ट कैविटी बड़ी होगी तो बताओ उसमें एयर अंदर आएगी कि बाहर जाएगी, उसमें एयर अंदर आएगी, मतलब वहाँ पे ब्रीथ इन का प्रोसेस हम कर रहे हैं, उसकी वजह से एयर एंटर्स लंग, और जब एयर लंग में आएगी तो लंग से कहाँ जाएगी, फील्ड इन एल्वियोलाई, लंग से पूरा होते हुए हमारे एल्वियोलाई में चली जाएगी। समझ में आ रहा है, डायफ्राम फ्लैट, रिब्स ऊपर उठी, डायफ्राम फ्लैट है, रिब्स ऊपर उठी, जो चेस्ट का कैविटी था वो बड़ा हो गया और एयर अंदर आ गया। अब अपोजिट क्या, डायफ्राम जो है वो फ्लैट नहीं रहेगा, डायफ्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। इफ डायफ्राम अगर ऐसा कर्व हो जाता है, समझ में आ रहा है, डायफ्राम थोड़ा सा कर्व अगर हो गया, डायफ्राम अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। डायफ्राम ने अगर ऐसा कर्व अगर वो थोड़ा सा हो गया, फ्लैट से थोड़ा सा कर्व हो गया, तो क्या होगा, फ्लैट से जब वो कर्व हो जाएगा बेटा, तो जो चेस्ट की कैविटी है वो छोटी हो जाएगी, चेस्ट की कैविटी छोटी हो जाएगी, और कैविटी जब छोटी होगी, मेरे को मतलब छोटी होगी, तो अंदर की एयर बाहर निकलेगी, अंदर की एयर बाहर निकलेगी, मतलब ब्रीदिंग आउट। समझ में आ गया, ब्रीदिंग आउट। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है। फिर से एक बार, डायफ्राम फ्लैट, रिब्स ऊपर उठी, चेस्ट कैविटी बड़ी, ब्रीदिंग इन, डायफ्राम कर्व, रिब्स लोअर हो गई, रिब्स अंदर की ओर आ गई, चेस्ट कैविटी छोटी हो गई और एयर बाहर निकल गया, ठीक है, इस तरीके से। तो एयर जब अंदर आएगा तो अल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा। अब ये जो अल्वियोलाई है ना, अल्वियोलाई के पास में रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, एक बहुत बड़ा करके मैं बना रही हूँ, इस तरीके से एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई आखिरी में जुड़ी हुई है। अब ये इसके आजू बाजू में ना रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है, यानी इसके आजू बाजू में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल के अंदर में क्या फ्लो है, ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ये अल्वियोलाई है या ब्लड वेसल है, इसकी वॉल कैसी है, अल्वियोलाई की वॉल बहुत थिन है, क्योंकि एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं से होने वाला है। देखो ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस हो रही है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। अभी हमने देखा रेस्पिरेशन हुआ तो वहाँ CO2 बना, तो CO2 कहाँ पे आ जाएगा, सेल से वो ब्लड में आ जाएगा। यानी ये जो ब्लड है, यहाँ पे ब्लड है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रॉम बॉडी। अब यहाँ पे एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, एयर में है ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ हमारे बॉडी को, ये जो ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें CO2 की जरूरत है क्या, हमको CO2 की जरूरत नहीं है, हमको CO2 बाहर रिमूव आउट कर देना है। तो क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से आ जाएगी अल्वियोलाई के अंदर में, ब्लड वेसल से आ गई अल्वियोलाई के अंदर में, और हमको यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन हमको चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, है ना, ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो अल्वियोलाई में से ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में, ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में। समझ में आया, इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। कौन सी गैस किधर जा रही है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, उसने रिलीज कर दिया एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है इट इज टेकन अप बाय ब्लड, ऑक्सीजन आ गया ब्लड में, हो रहा है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ब्रीदिंग इन। अब मुझे बताओ, अब मुझे क्या बताओगे आप,
एल्वियोलाई